हे हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे से बच्चे? कैसे हो सभी? हम आज लेकर के आए हैं वन शॉट वीडियो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस एक चैप्टर को, इस पूरे एक चैप्टर को हम सिर्फ एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सर्च कर रहे थे अब तक, ठीक है, अगर आप सर्च कर रहे थे अब तक कि हमें चाहिए है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का रिवीजन, या हमें चाहिए न्यूट्रिशन इन एनिमल फटाफट से, ठीक है, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हो। क्योंकि हम वन शॉट वीडियो में, इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर थ्रू आउट कवर करने वाले हैं। क्योंकि हम इस चैप्टर को सेपरेटली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये रिवीजन है आपका। बट इसमें आई प्रोमिस यू कुछ भी आपका छूटने नहीं वाला। तो मैं प्रतिभा सक्सेना, ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशन, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। और आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ में इस चैप्टर को सीखना है, समझना है, सुनना है, नोट नहीं करना है। क्योंकि सत्या शिक्षा 9-10 ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए पीडीएफ नोट्स का भंडार लेकर के आया है। इसमें आपको हर एक चैप्टर की सेपरेट नोट्स मिलने वाले हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ो बच्चा। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप जस्ट उसको ओपन करना और बस पढ़ाई करना अपनी। तो सत्या शिक्षा 6-7-8, यहाँ पर मैं करेक्ट कर देती हूँ, ये बड़े बच्चों के लिए है, 9-10 के लिए है। यहाँ पर 6-7-8 जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, सत्या शिक्षा 6-7-8। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम इस चैप्टर में कितनी चीजें कवर कर लेंगे। तो हम सभी कुछ कवर कर लेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, सेलेवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, लिवर पढ़ेंगे, पैनक्रियास क्या होता है, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है ना। हम बहुत कुछ ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, बट आज हम करेंगे रिवीजन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है, एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, कैसे न्यूट्रिशियस जो आपके एंजाइम्स हैं, जो आपके सब हम पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होता है, फूड कैसे टेक इनटेक करते हैं एनिमल्स, ठीक है, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाएंगे, उनको भी हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यही है बस कि एनिमल और ह्यूमन हैव अ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन दी अदर, ऑन अदर्स, ठीक है। तो क्योंकि ये अदर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस को हेटरोटॉपिक, ठीक है। तो इनको जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका जो होता है वो होता है हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल और ह्यूमंस का, बिकॉज दे ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ये प्लांट से लेते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब तो समझ ही रहे होगे, जब आप देखते हो कि गाय जो है घास चर रही है, हाँ, बकरी गाय घास चर रही है, गाय जो है आपके वेजिटेबल्स खा ले रही है ना। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली है। और हम इनडायरेक्टली का मतलब ये हुआ हमारा कि हम लाए पहले तोड़ करके एक, हम टमाटर लेकर आए, हम आलू लेकर के आए, हमने फिर उसे पकाया, तो इनडायरेक्टली हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। अब न्यूट्रिशन है क्या, हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स में बात की थी। आई नो तुम लोग बहुत होशियार हो गए हो, तुम्हें सब पता है कि न्यूट्रिशन क्या है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं कि देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। कि वो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एनर्जी का इंटेक करते हैं। अब कैसे एनर्जी का इंटेक, मैम ये क्या कह दिया आपने, एनर्जी का इंटेक? एनर्जी का इंटेक का मतलब बच्चा ये हुआ कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें एनर्जी हो, है ना, जो भी हम खा रहे हैं उसमें एनर्जी हो। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स। एक होती है इजी प्रोसेस, और जिसको हम सिंपल प्रोसेस भी कहते हैं। एक होती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये इन्वॉल्व करती है 5 स्टेप्स को। कौन से 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, देखो ये ध्यान रख लेना कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक होता है इंजेक्शन, ठीक है, एक होता है डाइजेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है असिमिलेशन, एंड एक होता है इजेशन। ठीक है, फिर से सुनो, एक होता है इंजेशन, एक होता है डाइजेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, और एक होता है असिमिलेशन, और फिर लास्ट होता है इजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के 5 कौन सी ऐसी 5 स्टेप्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, उनको भी बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हो गया इंजेशन।
इंजेशंस में आप देखते हो कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम खाने को इनटेक करते हैं। फूड का इनटेक जब हम करते हैं तो इसे कहते हैं इंजेशंस, ठीक है? या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम खाने का इनटेक करते हैं यानी कि फूड हम अपने माउथ में ले जाते हैं, तो वो माउथ में ले जाने के लिए जो प्रोसेस होती है, माउथ के थ्रू जो फूड एंटर करता है हमारी अंदर जाने के लिए स्टमक में, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं इंजेशन। फिर डाइजेशन क्या होता है? वही फूड जब आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी कि कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होने लग जाता है, यानी कि जो आपने खाना खाया वो पचने लग जाता है, उसको कहते हैं डाइजेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड के जो कंपोनेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि खाना पच गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, बच्चा आप लोगों ने देखा होगा कि खाना खाने के बाद में कहते हैं थोड़ा सा टहल लो, मीन्स कुछ वर्क कर लो, तो उससे क्या होगा, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा सुना है। अब वो कितना सच है कितना नहीं, वो बात की बात रही। एब्जॉर्प्शन देखते हैं। Absorption बचा क्या है? It is the process in which all the digested food is absorbed by the wall of intestine. दरअसल में होता क्या है कि खाना हमारे माउथ से जा करके हमारे ओसोफेगस से निकल करके, ओसोफेगस क्या है आगे पढ़ेंगे, स्टमक में जा करके इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है। अब वो उसको ही हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब करती है आपकी इंटेस्टाइन की वॉल, ठीक है, इंटेस्टाइन की वॉल्स, ठीक है। हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, अब हम एसिमिलेशन पढ़ते हैं। एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो एब्जॉर्ब्ड हुआ फूड है, जो इंटेस्टाइन की वॉल तक एब्जॉर्ब हुआ था, वो डिलीवर कर दिया जाता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिल करके बनी है, उन सेल्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है। दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और वो इसको एनर्जी के प्रोडक्शन प्रोडक्शन में लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन ईटीसी बनाते हैं। अब क्या होता है एसिमिलेशन में, जो आपके इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसने एब्जॉर्ब करा, अब वो एब्जॉर्ब करके आगे भेज देती है किसको, आपकी जितनी बॉडी की सेल्स हैं उनको, क्योंकि उन्हें नीड है एनर्जी की। वो एनर्जी बच्चों कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी मिलने वाली है हमारी किससे, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड आया है, एब्जॉर्ब फूड आया है वहां से, ठीक है। और एनर्जी चाहिए क्यों है भाई, आप रन करते हो, आप खेलते हो कूदते हो, कितना कुछ काम करते हो ना, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ही होती है। तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए एनर्जी यहीं से मिलती है। हमारी सेल्स क्या करती हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करवाती हैं जो हम इनटेक करते हैं फूड को, और प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। देन इजेशन क्या है, नंबर 5 लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, इजेशन होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड का मतलब ये हुआ कि जो फूड हमारी बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो स्टोर जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रिएट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है फ्रॉम द बॉडी एज फेसिस वाया एनस, ठीक है। एनस के थ्रू फेसिस की फॉर्म में निकल जाता है, यानी कि गंदगी की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं एजेशन। एक बार 5 स्टेप्स को फिर से देखें। 5 स्टेप्स हमारी कौन सी थी न्यूट्रिशन की, पहली थी इंजेशंस। इंजेशन यानी कि फूड जब हम अंदर ले गए, ठीक है। डाइजेशन जब वो डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन जब वो इंटेस्टाइन तक पहुंचा, और असिमिलेशन जब वो इंटेस्टाइन के वॉल ने डिलीवर कर दिया किसको, सेल्स को। फिर एजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल गया। तो ये हो गया आपके 5 स्टेप्स। हम बात करेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। हम ऑलरेडी प्लांट इन न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ चुके हैं, हेटरोट्रोपिक भी पढ़ा है। हेटरोट्रोपिक क्या होता है, दैट डिराइव द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब। जो हमारे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन, इसका कहने का मतलब ये, इसको समझने का तरीका ये होता है कि जब कोई भी एनिमल या ह्यूमन दूसरे पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, दैट मीन कि वो हेटरोट्रोपिक कैटेगरी में आ जाता है। तो जो हेटरोट्रोपिक होते हैं मोस्टली डायरेक्टली, द हेटरोट्रोपिक दैट डिराइव देयर एनर्जी, जो एनर्जी लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट और कॉल्ड हर्बीवोर्स, इनको हर्बीवोर्स भी कहते हैं। एंड दोज हु डिराइव देयर एनर्जी इनडायरेक्टली, दैट इज बाय ईटिंग, हर्बीवोर्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। यानी कि जो पत्तों
पेड़ पौधों के जरिए जिंदा रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको हम कह रहे हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। बल्कि जब दूसरी तरफ हम कार्निवोर्स किसको कह रहे हैं, जो ईट कर रहे हैं, हर्बीवोर्स को ही खा जा रहे हैं। जैसे कि हमारा, जैसे सपोज हमारी काऊ, काऊ क्या है, हर्बीवोर्स है, और काऊ को खा लिया अगर किसने, लॉयन ने, तो वो क्या हो गया, कार्निवोर हो गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे हम। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स जो कुछ भी खा जाए, जैसे कि प्लांट भी खा जाए और एनिमल भी खा जाए, ठीक है। मतलब कि वो कैसे हो, कुछ भी खा सकते हो, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। अब बात करते हैं बच्चा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी ओमनिवोर, हर्बीवोर्स काफी बार पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स की। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स। हमने ये भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, अगर आपको ध्यान हो अच्छे से बताना। किस किस बच्चे को ध्यान है, जरा कमेंट करके मुझे बताना, मैं क्लास के बाद में चेक करूंगी, देखिए किस किस को ध्यान है। मुझे तुम सबके नाम ध्यान है, लेकिन मैं सबका नाम लेकर के ना पूछ नहीं सकती, इसलिए तुम सब बताना मुझे और मैं चेक कर लूंगी। तो डिकम्पोजर्स क्या है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके थ्रू न्यूट्रिएंट सीक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं डिकम्पोजर्स, जो कि आपकी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। इंक्लूड सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी होती है और फंगी भी होती है, ठीक है। ये कुछ आपके, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, फंगी का एक एग्जाम्पल है, और ये आपको फोटो के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमने पिछले स्लाइड में भी, पिछले सेशन में भी पढ़ा था। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात करते हैं हम, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जिसको हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले माउथ की बात करेंगे। माउथ में क्या होता है, माउथ में टीथ होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है ना, जो सलाइवा बनाता है, टंग होती है, तीन चीजें मेन होती हैं हमारे माउथ में। तीन चीजें मेन होती हैं, एक टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, एक होता है टंग। सबसे पहले बात करते हैं टीथ की, ठीक है। तो टीथ की सबसे पहले अगर बात करें तो टीथ किस काम आते हैं, तो आप कहोगे मैम खाने के काम आते हैं, बिल्कुल सही। टीथ ब्रेक डाउन द फूड, जो आप फूड खाते हो उसको ब्रेक करने में हमारे टीथ ही काम आते हैं। जब आप छोटे से थे तो आपके टीथ नहीं थे, तो आप क्या खाना खा पाते थे, नहीं। तो इसलिए टीथ बहुत जरूरी है। तो टीथ ब्रेक्स डाउन द फूड, दे आर ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 टाइप के होते हैं मेनली। एक तो होता है मोलर्स, एक होता है प्री मोलर्स, एक होता है कैनिन्स एंड एक होता है इंसीजर्स, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे मोलर, प्री मोलर, कैनिन्स, इंसीजर्स एंड ईच जॉ। हर आपके दो जॉ, जो जॉ होता है उसमें हमारे ऊपर भी और नीचे भी ये मिलते हैं, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनिन्स, इंसीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स आर 6, प्रीमोलर्स आर 4, कैनिन्स आर 2, ठीक है, एंड इंसीजर्स आर 4, ठीक है। ध्यान कर लो, मोलर 6 रहते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं, कैनिन्स 2 ही होते हैं, इंसीजर्स 4 होते हैं, ठीक है। जो कि हमारी जॉ में प्रेजेंट रहते हैं। जॉ क्या होती है, ये जो आप ये वाला नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो उसको हम जॉ कहते हैं। अब फंक्शन ऑफ टीथ की बात करते हैं कि फंक्शन क्या क्या काम करते हैं, अपना काम सही से क्या क्या निभाते हैं। तो मोलर्स और प्रीमोलर्स जो होते हैं वो चबाने के काम आते हैं और पीसने के काम आते हैं, यानी कि ग्राइंडिंग और च्यूइंग। कैनिन्स आर फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, मतलब कि खाने, जो आपका जो भी है, सपोज की रोटी है तो उसको तोड़ने और फाड़ने के काम आते हैं। इंसीजर्स, इंसाइजर्स आर फॉर कटिंग, कटिंग के लिए एंड बाइटिंग के लिए, ठीक है। इन टोटल लाइफ स्पैन, आपके पूरे जीवन काल में बच्चा, जो टीथ होते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ ग्रो, 2 तरीके के सेट के टीथ निकलते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ, जो कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, किसी किसी के अभी बिल्कुल होकर टूट करके हटे होंगे। और एक होते हैं परमानेंट, परमानेंट टीथ, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले होते हैं मिल्क टीथ एंड देन फिर होते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो मिल्क टीथ क्या होते हैं, एक टाइम पे टूट जाते हैं, परमानेंट टीथ नहीं टूटते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बहुत मेन, हमारा जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माउथ, सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड का काम होता है, ग्लैंड का काम ही क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलीज करना, कुछ ना कुछ सिक्रीट करना। तो सलाइवरी ग्लैंड भी सलाइवा, यानी कि जो लार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो बनाता है। तो सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, ये अंडर द टंग, जीभ के नीचे मिलती है। सलाइवरी ग्लैंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। सलेवरी ग्लैंड कंटेन करती है एक डाइजेस्टिव एंजाइम, सलेवरी एमाइलेज, विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
स्टार्च, शुगर, ये सब आप आगे हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। टंग हेल्प्स इन चूइंग एंड swallowing ऑफ फूड। टंग क्या हेल्प करता है? चबाने में और निगलने में, शॉलो करने में हेल्प करता है खाने को। अगली बात करते हैं हम कि द फूड फ्रॉम माउथ पासेस डाउन दी ओसोफेगस। ओसोफेगस की बात हो रही थी ना। ओसोफेगस किसको कहते हैं बच्चा? ओसोफेगस कहते हैं जो हमारा माउथ से, जो हमारा थ्रोट टू स्टमक वाला जो एरिया होता है, पाइप होता है, उसको हम ओसोफेगस कहते हैं। तो ओसोफेगस में क्या होता है? द फूड फ्रॉम माउथ पासेस डाउन द ओसोफेगस इन दी टू द स्टमक द थ्रू द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस में वॉल्स होती हैं, उसके थ्रू, उसके मूवमेंट के थ्रू क्या होता है? जो खाना होता है वो जाता है हमारे स्टमक में, गले से लेकर के माउथ से फिर गले तक और फिर स्टमक में। स्टमक मिक्सेस द फूड। स्टमक क्या करता है? मिला देता है फूड को, रिसीव्ड फ्रॉम द ओसोफेगस, जो उसे ओसोफेगस से मिला हुआ होता है, विद डाइजेस्टिव जूसेस में। ठीक है। इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग का मतलब होता है किसी भी अगर आपके ऑर्गन की इनर लाइनिंग की बात करते हैं तो ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स होती हैं जो कवर करके रखती हैं, ऐसा समझ लो आप। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl भी कहते हैं, एंड डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है कौन? बताओ बताओ। ये करता है स्टमक। ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट करती है आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस को, याद रखोगे? ठीक है। तो सेलेब्री ग्लैंड आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। उसका आपको पिक्चर दिखाया गया है। आगे चलते हैं, स्टमक की बात करते हैं। म्यूकस। स्टमक में दो पार्ट रहते हैं, दो पार्ट की बात करेंगे। पहला है म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बनाता है। अभी पीछे पढ़ा था। म्यूकस क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है बच्चा लाइनिंग ऑफ स्टमक को अगेंस्ट द एक्शन ऑफ एसिड। कई सारे एसिड्स हमारे स्टमक में बनने लग जाते हैं, जिनसे रक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे स्टमक में बनता है और जिससे जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? जिससे म्यूकस करता है। तो क्रिएट ये करता है एक एसिडिक मीडियम, एक एसिडिक मीडियम बना देता है एंड हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। तो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो नुकसान, जब एसिड्स बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ जाता है तब वो हानिकारक हो जाता है हमारे लिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें आप देखते हो कि हमारे हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट रहता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चा। डाइजेस्टिव जूसेस क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है। ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल से सब्सटेंस में, डाइजेस्टिव जूस कर देते हैं प्रोटीन को एक सिंपल सब्सटेंस में। पैप्सिन नाम की एक आपका एंजाइम होता है जिसको हम अब यहाँ पर देखेंगे। पैप्सिन क्या करता है? पैप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को इनटू पॉलीपेप्टाइड्स में। अब आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, ये बहुत आगे की बात है, 12th क्लास की बात है, ये समझ लो। इतनी लंबी, इतना दूर अभी आपको जाना है। तो पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है पैप्सिन, बस आपको इतना याद रखना है। रेनिन क्या करता है? रेनिन भी एक तरीके का एंजाइम है जो कि चेंज करता है सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन को कर्ड में। जो दूध से दही जमने तक की जो प्रोसेस होती है, जो इनसॉल्युबल होता है, वो रेनिन ही करता है। ठीक है। देन द फूड फ्रॉम स्टमक मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर फूड जो है हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जब स्टमक में था तब हमने स्टमक की बात की, जब माउथ में था तो हमने माउथ की बात की। अब क्योंकि इंटेस्टाइन में आ चुका है तो अब हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो हमारी दो तरीके की इंटेस्टाइन होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों इंटेस्टाइन को आज हम कवर करेंगे। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है? तो सबसे पहले तो ये देखो कि इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इट इज द साइट, ये वो जगह होती है वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस। जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है, ये वो जगह होती है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जितने भी डाइजेस्टिव फूड होते हैं तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन उसको कर लेती है एब्सॉर्ब।
इसी प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, जो हम पढ़ चुके हैं। तो स्टमक में आपकी इस तरीके की इंटेस्टाइन मिलती है, आपको बस इसको ध्यान से देख लेना है। स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से दिखती है। ज्यादा बातें हम क्लास 8 में करने वाले हैं, तो अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, डोंट बी कंफ्यूज। अब बात करते हैं विली की। विली क्या है? नॉट बिल्ली, विली। ठीक है, ये क्या होती है? ये लाइनिंग होती है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कवरिंग करती है, या कह सकते हैं लाइनिंग बनाती है। तो विली हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका। और बच्चों, ये लाइनिंग कहते हैं इसको, लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, तो यहां पर विली पढ़ते हैं क्या होता है। तो दे आर इनर लाइनिंग, ये इनर लाइनिंग होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन की, विच हैज टाइनी फिंगर, जो कैसी होती है? मैंने बोला ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस तरीके से, तो वो कुछ फिंगर लाइक कह लो या हेयर लाइक कह लो। विली इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को फॉर मोर इफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्प्शन हो पाए, इसके लिए विली क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ठीक है, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body where they are used to produce complex substance such as protein etc. इसको हम assimilation कहते हैं, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ा था हमने। It receives intestinal juice from the glands, ये gland से intestinal juice जो है क्या करता है? रिसीव करता है। एंड लिवर एंड पेनक्रियाज दैट हेल्प इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड। फिर लिवर और पेनक्रियाज का काम आता है, इसने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद में लिवर और पेनक्रियाज का काम आता है फॉर फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड। तो समझ रहे हो डाइजेशन में कितनी प्रोसेस लग रही है। तो अब बात करते हैं लिवर की। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो लिवर है, तो याद रखोगे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एंड ये सिक्रीट करती है बाइल जूस। ठीक है, याद रखोगे, इट सिक्रेट्स बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है? ये स्टोर होकर रहता है गॉल ब्लैडर में एंड प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, गॉल ब्लैडर किधर होता है, कहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लिवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, बाइल जूस जो है कन्वर्ट करता है या कह सकते हैं सिक्रीट करता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में। कहां पर रहता है? गॉल ब्लैडर में। अब बात करते हैं पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास कंटेन करता है बच्चा एंजाइम्स, जो कि हेल्प करते हैं कंप्लीट डाइजेशन में ऑल फूड कंपोनेंट्स, जितने भी फूड का कंपोनेंट्स होते हैं उनके सभी के डाइजेशन के लिए पैनक्रियास कंटेन करता है एक एंजाइम। ठीक है, अमाइलेज ब्रेक करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज। अमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है वही ब्रेक कर देता है स्टार्च को इनटू माल्टोज में, स्टार्च से माल्टोज बना देता है। ठीक है, तो ये आप माल्टोज क्या है, स्टार्च क्या है, ये आप आगे पढ़ लोगे। लाइपेज, लाइपेज भी एक नाम का एंजाइम होता है इसमें, जो कि ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में, कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में बना देता है। कौन? लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च से माल्टोज बना देता है। ये सब इसको ना बहुत ध्यान से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो मेरे साथ में। फिर इसके पीडीएफ नोट्स तो मिलेंगे ही, और आपके सामने स्लाइड तो है ही, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ पेनक्रियाज का पिक्चर। यहाँ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ट्यूब है जो कि एंजाइम कैरी करके रखता है, ये पूरा आपका पेनक्रियाज। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम फंक्शन ऑफ एंजाइम सिक्रीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फंक्शन है, जो फंक्शन होते हैं एंजाइम के सिक्रीट करते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या होते हैं? तो माल्टेज जो होता है वो चेंज करता है माल्टोज टू ग्लूकोज, ये याद करना है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज टू ग्लूकोज बनाता है। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज टू ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज टू ग्लूकोज बनाता है। पेप्टिडेज क्या करता है? चेंज कर देता है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में। आपको बस यही नाम ज्यादा देर तक याद करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो आप याद कर लोगे। देखो क्यों? क्योंकि माल्टोज, एम फॉर माल्टोज, माल्टेज एंड एम फॉर माल्टोज, एस फॉर सुक्रेज एंड एस फॉर सुक्रोज, एल फॉर लैक्टेज, एल फॉर लैक्टोज, पेप्टिडेज, पॉलीपेप्टाइड, ये। बट इसमें आपको सभी, क्योंकि सारे ग्लूकोज में चेंज हो रहे हैं, ऊपर देखो सभी ग्लूकोज में चेंज हो रहे हैं, बट ये अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है, तो इसलिए याद करना है आपको। आई होप आपको इतना समझ में
आया होगा। अब बात करते हैं डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड था ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया था, goes into bloodstream, blood stream में जाता है, and the undigested and unabsorbed material water enter the large intestine. तो large intestine में क्या होता है, undigested, unabsorbed and water जो होता है जितना भी, वो बचा कुचा सब जाता है large intestine. ये the function of large intestine is absorption of water का absorption and some salt from undigested foods. तो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है उनसे सॉल्ट बनाना, एब्जॉर्प्शन करना वाटर का, ये होता है काम लार्ज इंटेस्टाइन का। फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर होकर रहता है रेक्टम में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ रहता होगा, वो रेक्टम में रहता है। किसकी फॉर्म में, वो सेमी सॉलिड फेसिस की फॉर्म में होता है, ना तो बहुत ज्यादा ठोस और ना ही बहुत ज्यादा लिक्विड, सेमी सॉलिड। ठीक है, समझ रहे हो, फेसिस के फॉर्म में, यानी कि जो आपका जितना भी वेस्ट होता है, फेसिस मतलब वेस्ट की फॉर्म में रहता है। द अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, स्टोर्ड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी एंड फेसिस बाया एनस, एनस के थ्रू हमारा जो जितना भी वेस्ट होता है वो निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज एजेशन, ये हमने पीछे पढ़ा भी था। तो बताओ कैसा लगा चैप्टर, अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है सब आपको अच्छा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो दिस इज द होल चैप्टर जो हमने इतने एक कम समय में पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, एंड आई होप कि आपको हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने हर एक टॉपिक को डाला है, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जहां पर अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, फिर से वीडियो चलाइए, फिर से देखिए, फिर भी आए तो आप हमें डाउट अपना बताइए, ठीक है, और उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चा तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक और अच्छी सी वीडियो लेकर के आएंगे वन शॉट। तब तक के लिए बाय बाय।